नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। बार संघ चुनाव को लेकर संपन्न हुई नामांकन दाखिले की प्रक्रिया। पुस्तकालय अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध हुआ निर्वाचन। पंचायत चुनाव में दखलंदाजी का आरोप। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव मानकसर से लीलावाड़ी तक निकाला रोष मार्च। अधिवक्ताओं ने की जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति करवाने की मांग। किसान आंदोलन के समर्थन में टाउन से दिल्ली के लिए रवाना हुआ आड़त व्यवसायियों का एक शिष्टमंडल। टाउन पुलिस ने तंबाकू निषेध अभियान के तहत जिला अस्पताल परिसर में धूम्रपान कर रहे लोगों के काटे चालान। और अब समाचार विस्तार से। बार संघ चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हुई। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पर एक एक नामांकन पत्र दाखिल होने पर दोनों पदों के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। बार संघ हनुमानगढ़ की वर्ष 2021 की कार्यकारिणी के चुनाव के लिए 22 दिसंबर को होने वाले मतदान से पहले शुक्रवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्धारित समय दोपहर 1 बजे तक अध्यक्ष पद के लिए भूतपूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत व मनजिंदर सिंह लेगा के रूप में 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। इस प्रकार अध्यक्ष पद के लिए सारस्वत व लेगा में सीधी टक्कर है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन पत्र प्राप्त हुए। तरसेम सिंह बराड़, सुमित अरोड़ा, सुनील परिहार व राजकुमार बागड़ी ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए। इसी प्रकार सचिव पद के लिए दलीप कुमार, आत्माराम भादु व प्रदीप सिंह के रूप में 3 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक एक नामांकन पत्र दाखिल हुआ। इस पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। दोपहर बाद 3:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच कर प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की गई। कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए एक एक नामांकन पत्र दाखिल होने पर दोनों पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यादविंदर सिंह सेखों को कोषाध्यक्ष व नरेश कुमार को पुस्तकालय अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने इन्हें माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर इनका अभिनंदन किया। मुख्य चुनाव अधिकारी मदन लाल पारीक और सुरेंद्र सियाग तथा निर्वाचन अधिकारी भवानी सिंह निर्माण व रामकुमार कसमा ने बताया कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव पद के लिए 22 दिसंबर को मतदान होगा। इससे पहले 21 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक टेंडर वोट डाले जाएंगे। मतदान के बाद 3:30 बजे मतगणना शुरू होगी। मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। अभी मैं हमारे अधिवक्तागण साथियों का सहयोग करने के लिए और उनके इच्छा अनुरूप बार संघ का कार्य करने के लिए और इस बार संघ के अंदर जो कमियां रही हुई हैं, कोर्ट आनी है, उसके लिए प्रयासरत हैं। हम प्रयासरत रहेंगे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इस वर्ष एडवोकेट कॉलोनी अलॉट कराने के लिए। एडवोकेट कॉलोनी के लिए हमारी फाइल यहाँ से कंप्लीट है। आप लोगों को पता है, नगर पालिका सर्वसम्मत प्रस्ताव भेजा हुआ है, जगह एक्वायर किए हुए, सारी रिकमेंडेशन DLP में फाइल पड़ी है। ये कोरोना काल हटने के बाद वो हमारी कॉलोनी मंजूर हो जाएगी। उसके लिए मेरा ज़्यादा प्रयास रहेगा। न्यू चैम्बर के ऊपर नए चैम्बर बने, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या उसके कॉरेस्पोंडेंस चल रही है। हमें आश्वासन मिला हुआ है कि इस वर्ष हमारे यहाँ हो सकता है और हाईकोर्ट हमारी पीड़ा को समझे और जो हमारी बार संघ जिला बार संघ है हनुमानगढ़, इसमें कई वर्षों से बहुत सारी अव्यवस्थाएँ हमारी बार का हमने कोई साधता नहीं रहा, सफाई व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था और बहुत सारी अव्यवस्थाएँ जिनको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी हमारी एक सबसे बड़ी पुरानी मांग है, क्योंकि 2 साल से हमारे वकीलों के लिए कॉलोनी प्रस्तावित है, जिसके लिए फाइल भी चलाई गई, लेकिन उसकी कोई क्रियान्वित नहीं हो सकी। तो मेरा प्रमुख यही रहेगा कि हमारे जो वकील साथी हैं उनके लिए कॉलोनी प्रपोज की जावे, उनको सभी को मकान बनाने की जगह दी जाए। उसके लिए बरकस प्रयास करेंगे। बाथरूम की सफाई, कैंटीन अच्छी सुचारू रूप से चलेंगे। हमारी कैंटीनों में सफाई व्यवस्था नहीं है, कैंटीनों में कोई मतलब बर्तन धोने की अच्छी सी सुविधा नहीं है। नई सुविधा नहीं होने के कारण ही हमारे जो हैं जो बर्तन हैं वो कप देते हैं, चाय वाय की सुविधाएं अच्छी नहीं है, उनको हम सुधारेंगे। बार रूम की में हमारे बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो चुकी है। बार रूम को पिछले 3 सालों से किसी ने सुध नहीं ली है। बार रूम में कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं, उसका मैट ख़राब हो चुका है, उसके लिए हम काम करेंगे। तो जो बार हमारा जो फंड इकट्ठा होता है और जो संस्थाएँ हैं हमारे MLA साहब हैं या सभापति जी हैं या जो भी सेक्रेटरी साहब हैं और जुडिशरी से मिलकर हम काम करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ 3-4 कोर्टों की आवश्यकता है, नई कोर्टों की आवश्यकता है। जैसे NI के भरपूर मुकदमे हैं,
उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि यहाँ पर NI कोर्ट आ जाए, हम चाहते हैं कि यहाँ NDPS का पूरे ज़िले का एक कोर्ट है, वो पूरा ज़िले का काम यहाँ NDPS का जो है वो यहाँ रहे। हम ये चाहते हैं कि नई कोर्ट है, सबसे ज़्यादा एंटी करप्शन के मुकदमे हमारे यहाँ के हैं, हनुमानगढ़ ज़िले के हैं, और वो कोर्ट है गंगानगर में। हम ये चाहते हैं कि यहाँ एक एंटी करप्शन कोर्ट भी आए, जिससे हमारे वकील साथियों का काम भी होगा और लोगों को न्याय मिलने में सुगमता आएगी। मेरे ख्याल में 2 ही फार्म भरे, एक मेरा और एक फार्म और भरा गया है। बाकी तो इस बारे में आर.ओ. साहब ज़्यादा बता पाएंगे कितने फार्म भरे गए। 2021 चुनाव हेतु आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। अध्यक्ष पद हेतु 2 नामांकन आए हैं, एक जितेंद्र जी शाश्वत, एक मनजिंदर सिंह जी देगा। उपाध्यक्ष पद के लिए 4 आवेदन है, सचिव के लिए 3 आवेदन है। आवेदन सही पाए गए हैं अभी। 2 कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, एक आवेदन आने के कारण निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ है। अब 22 तारीख को चुनाव है, 10 से 3 बजे तक वोटिंग होगी, उसके बाद में आज बार संघ हनुमानगढ़ की ओर से मुझे निर्विरोध पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और मैं सभी बार के मेंबर्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मुझे ये पद बार संभाला है। और जितना भी हो सके मैं चाहूँगा कि बार के अंदर जितनी भी पुस्तकों का जो भी लेखा जोखा है वो मैं अच्छे ढंग से संभाल सकूं और 2021 की कार्यकारिणी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर काम करके इस बार को सफल बनाने की कोशिश करूंगा। पंचायत चुनाव में हनुमानगढ़ विधायक पर दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए संगरिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गांव मानकसर से लीलावती तक रोष मार्च निकाला। संगरिया में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विनोद जी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विनोद जी की संगरिया में दखलंदाजी बंद करो, बंद करो। संगरिया विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में बाहरी नेताओं के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए गांव मानकसर से लीलावती तक रोष मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हनुमानगढ़ विधायक पर संगरिया विधानसभा में राजनीतिक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया। इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव में क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस को एक तरफा बहुमत दिया था। संगरिया पंचायत समिति में 15 में से 10 सीटें जीतने के बाद भी हनुमानगढ़ विधायक की दखलंदाजी के कारण कांग्रेस का प्रधान न बनकर निर्दलीय प्रधान बन गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संगरिया के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह कुछ लोग पार्टी से भीतर घात कर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हरवाते आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र के कुछ भाजपा समर्थित लोग जैसे तैसे कर कांग्रेस के विधायकों से अपना काम करवा लेते हैं, जिससे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मायूस हैं। रोष मार्च में इलाके के कई युवा शामिल हुए। उन्होंने पार्टी के गमछे विधायक निवास के दरवाजे पर छोड़कर रोष व्यक्त किया। ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰੀ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ करना है। हर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ विनोद जी के सामने इस बात का पूरी तरह से पूर्ण तौर से पूछने आए हैं कि आप हमें जवाब दे दीजिए, या तो हम अपने मफलर पार्टी के जो गमछे हमने पहन रखे हैं वो आपके चरणों में यही सौंप जाएंगे, या फिर पूरी लॉयल्टी से अगर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की तानाशाही या धक्का हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बार संघ सदस्यों ने लंबे समय से रिक्त पड़े जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति करवाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने जिला उपभोक्ता फोरम के लंबे समय से रिक्त पड़े अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति करवाने की मांग की है। अधिवक्ताओं ने बताया कि सन 2016 के नवंबर माह से जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष पद रिक्त पड़ा है। ऐसे में जिला न्यायालय में आने वाले कंज्यूमर एक्ट के मामले भी लंबित पड़े हैं। फिलहाल जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का चार्ज श्रीगंगानगर के फोरम अध्यक्ष के पास है, जो प्रति माह आखिरी सप्ताह में 5 दिन आकर यहाँ कैंप लगाते हैं। इससे कंज्यूमर एक्ट के परिवादियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। अधिवक्ताओं का कहना है कि आमजन को त्वरित और सुलभ न्याय दिलवाने के लिए जिला उपभोक्ता फोरम की स्थापना की गई थी, लेकिन वर्तमान में लोगों को इस फोरम का ज्यादा लाभ नहीं मिल पा रहा। पूर्व में सरकार ने उपभोक्ता फोरम के रिक्त पद के लिए आवेदन मांगे थे, परंतु अभी तक कोई स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है। अधिवक्ताओं ने आमजन की सहूलियत के लिए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पद पर स्थायी नियुक्ति अतिशीघ्र करने की मांग की है। हनुमानगढ़ में जिला उपभोक्ता जो फोरम है उसमें अध्यक्ष का पद खाली है और वहाँ जो
चार्ज है वो गंगानगर से अध्यक्ष है, उनको दे रखा है, तो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। या महीने में एक बार 4th वीक को कैंप लगता है, इसमें सुनवाई नहीं हो पाती है। कोई महीने में 1, 2, 4 प्रकरण जो है उनका ही नुकसान हो पा रहा है। पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए मेरा गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ अध्यक्ष का पद जो है भरा जाए, तो आमजन को जो पेंडेंसी है वो जल्दी से जल्दी निस्तारण होगा और आमजन को न्याय मिलेगा। यहाँ उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष का पद 2016 के नवंबर से खाली पड़ा है और इसके अतिरिक्त चार्ज जो है गंगानगर उपभोक्ता फोरम के माननीय अध्यक्ष को दिया हुआ है, जो महीने में एक बार अंतिम सप्ताह में आते हैं, 5 दिन के लिए कैंप करते हैं। इससे इस कानून का जो वास्तविक महत्व है ना, वो समाप्त हो चुका है। अब इसका कोई फायदा आम आदमी को मिल नहीं पा रहा है। और त्वरित न्याय की दृष्टि से एक कोर्ट बना था, कोर्ट नहीं कह सकते, फोरम था जिसमें वकील की आवश्यकता नहीं थी, बिना वकील के पेश हो सकते थे, आम आदमी को सुलभ न्याय, सस्ता न्याय मिले। तो मैं तो गुजारिश करूंगा सर, इसके लिए सरकार ने आवेदन किस कारण से वो कैंसिल हो गए हैं, फिर आवेदन मांग रखे हैं। शायद सरकार के पास पता नहीं क्यों इतना टाइम नहीं है कि इसको तुरंत कर दे और इसकी भरपाई के किसी और अन्य को स्थानांतरित भी कर सकते हैं या किसी को एडहॉक भी लगा सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि इसका जो पेंडेंसी है अध्यक्ष के लिए, तुरंत इसका इंटरव्यू वगैरह लेके नियुक्ति करें स्थायी की, जिससे लोगों को सुलभ न्याय मिले। किसान आंदोलन के समर्थन में आर्ट व्यवसायियों का शिष्टमंडल शुक्रवार को टाउन स्थित फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन कार्यालय से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। शुक्रवार को जिला मुख्यालय के कुछ आर्थ व्यवसायी किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुए। आर्थ व्यवसायियों को फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष आशीष सिसारिया ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर बोलते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिसारिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों लागू किए गए कृषि सुधार के लिए 3 कानून के विरोध में किए जा रहे आंदोलन के समर्थन में आर्थ व्यवसायियों का एक शिष्टमंडल दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस प्रतिनिधिमंडल में फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव विजय गर्ग, सुमन कामरा, संदीप नागपाल, विक्रम सिंह सहित अन्य आर्थ व्यवसायी शामिल हैं। माननीय किसान भाई किसान आंदोलन चला रहे हैं दिल्ली में, और हमारे फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन के माननीय व्यापारीगण का एक ग्रुप रवाना हुआ है उनका समर्थन देने के लिए, जिसमें हमारे सचिव महोदय विजय कुमार गर्ग, नागपाल जी, कामरा जी, विक्रम जी रवाना हुए हैं, जो वहाँ जाकर किसानों का हौसला देख रहे हैं, वह समर्थन करेंगे। मांगे वो भी कृषि सुधार कानून है उसको वापस लेने के लिए, वो व्यापारी उसको डायरेक्ट रूप से नुकसान पहुँचाएंगे, तो इसी की परचेज स्टार्ट हो जाएगी, जिससे जो माल है मंडी में आना बंद हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां ही वो माल परचेज करेगी और मंडियों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। सोमवार को वापस आएंगे, 3 दिन आएंगे, आज कल और परसों। वो वहाँ से हमको सूचना दे देंगे, वो उन्होंने क्या एक्टिविटी की है वो हमको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। जैसे किसानों को पूरा सहयोग दे रहे हैं और जैसे जो हमसे कुछ सहायता जाएंगे हम उनके लिए हर समय तैयार है। कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि विभाग की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि प्रसंस्करण, व्यवसाय और कृषि प्रोत्साहन योजना के तहत प्राप्त हुए प्रकरणों की समीक्षा की गई। कृषि प्रोत्साहन योजना को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने की। बैठक में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवस्था व कृषि प्रोत्साहन योजना को लेकर प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा की गई। डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सारण ने बताया कि योजना के तहत प्राप्त प्रकरणों की जांच के लिए जिला स्तरीय छानबीन एवं स्वीकृति समिति का गठन किया गया है। जिले में उक्त योजना को लेकर अब तक 11 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनका निस्तारण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें से 5 प्रकरण 1 करोड़ से कम लागत के होने के कारण जिला स्तर पर स्वीकृति योग्य हैं, जबकि बाकी के 6 प्रकरण 1 करोड़ से अधिक लागत होने के कारण राज्य स्तर पर स्वीकृत होंगे। 6 प्रकरणों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के समक्ष उचित निर्णय के लिए भेजा जाएगा। जिला स्तरीय 6 प्रकरणों में करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए अनुदान राशि का प्रस्ताव रखा गया है। आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत प्राप्त प्रकरणों की जिला स्तरीय छानबीन स्वीकृति समिति की बैठक थी। इसमें 11 प्रकरण अभी तक जिले में अपने आए हुए थे, जिनका आज निस्तारण किया गया है। इसमें 5 प्रकरण 1 करोड़ से कम लागत के होने के कारण जिला स्तर पर स्वीकृति योग्य है। बाकी के 6 पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के समक्ष उचित निर्णय के लिए भेजा जाएगा। और अभिवक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन पुलिस ने तंबाकू निषेध अभियान के तहत जिला अस्पताल परिसर में धूम्रपान कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि वसूल की। पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार तंबाकू निषेध अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान को लेकर टाउन पुलिस ने महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में कोटप्पा एक्ट के तहत कार्रवाई की। इसके अलावा बिना मास्क अस्पताल परिसर में घूम रहे लोगों के भी महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत चालान काटी गई। एएसआई रामकिशोर ने बताया कि तंबाकू निषेध अभियान के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में कोरोना वायरस के बढ़ रहे प्रभाव को देखते हुए लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है, लेकिन लोग सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पुलिस द्वारा नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे गए हैं। साथ ही कोटप्पा एक्ट के तहत जुर्माना राशि वसूल की जा रही है। अभियान के दौरान सरकारी हॉस्टल में बगैर मास्क और कोटप्पा एक्ट के तहत जुर्माना राशि काटकर पालना की जा रही है। ये एक सप्ताह भर का अभियान है। श्रीमान डीजीपी साहब की तरफ से अभियान चलाया गया है। 15 मास्क के चालान किए, जो कि सोशल डिस्टेंस दूरी के 100 रुपए की रसीद काटी है, और कोटप्पा एक्ट की 200 रुपए पर व्यक्ति की जुर्माना की रसीद काटी है। जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, और जिसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है और समझाइश भी करके छोड़ रहे हैं। मास्क वितरण किए जा रहे हैं। टाउन की बरकत कॉलोनी स्थित गंदे पानी के कच्चे गड्ढे को पक्का बनाया जाएगा। शुक्रवार को नगर परिषद अधिकारियों ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद की टीम ने बरकत कॉलोनी का निरीक्षण किया। सहायक बंता सिंह ने बताया कि बरकत कॉलोनी में बड़े बड़े गड्ढों में बरसात का पानी एकत्रित होता है। बरसात के दिनों में इन गड्ढों के ओवरफ्लो होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के निदान के लिए बरकत कॉलोनी में बने उक्त गड्ढे में कंक्रीट का नाला निर्माण करवाया जा रहा है। पहले पक्का नाला बनवाया गया था, जिसका कुछ काम अभी शेष है। उन्होंने बताया कि इस गड्ढे के एक तरफ बस्ती के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे गड्ढे का आकार छोटा हो गया है। गड्ढे के नजदीकी नगर
नगर परिषद द्वारा ड्रेनेज सिस्टम लगाया गया है। अतिक्रमण के कारण गड्ढे में ड्रेनेज का गंदा पानी डालने में नगर परिषद को काफी दिक्कतें हो रही हैं। बस्ती के लोगों से स्थायी अतिक्रमण हटाए जाने के लिए सहमति ली गई है। अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर उक्त स्थान पर लोगों के आवागमन के लिए सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल गड्ढे में आवारा पशुओं और बच्चों या बुजुर्गों के गिरने की आशंकाओं को देखते हुए गड्ढे के चारों तरफ बचाव की व्यवस्था की गई है। जनहानि को रोकने के लिए सीसी नाला और सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। नाले के निर्माण कार्य में करीब 16 लाख रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि आगामी सप्ताह में उक्त कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। बस्ती के दौरे में अस्थायी अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता सुभाष बंसल, जेएन विनोद पचार सहित नगर परिषद के अन्य कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। बिहारी बस्ती में श्रीमान सभापति महोदय के निर्देशानुसार एक्शन साहब के साथ जैन साहब और हमारे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। वहाँ पर जो खड्डा है उसमें जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है और फिर बरसात के मौसम में ज़्यादा वहाँ पानी भर जाने से लोगों को समस्या होती है। उसके निदान के लिए वहाँ आरसीसी नाला का शेष जो बचा हुआ है उसका निर्माण करवाया जाना है। पहले कुछ नाला बन चुका है और उस खड्डे के उत्तर साइड में कुछ लोगों द्वारा पीछे बढ़कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे उस खड्डे का आकार छोटा हो गया है। तो गंदा पानी डालने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो उसने हमारे पार्षद जो साहब हैं उन्होंने कहा कि लोगों से सहमति ली गई है कि उनके जो अस्थायी अतिक्रमण हैं उनको पीछे हटाकर वहाँ उनके आवागमन के लिए सड़क बनाई जावे और ताकि वहाँ से कोई पशु या जानवर या कोई और बच्चा उसमें खड्डे में नहीं गिर सके और उनके जनहानि ना। उसमें वो काम है और इसमें आरसीसी नाले का काम। आरसीसी नाला का जो काम है वो लगभग 16 लाख रुपए का है। ये अभी सभापति महोदय के आदेशानुसार जल्दी अगले वीक तक शुरू करनी है। उसमें कुछ अतिक्रमणों को एक्शन साहब देखने गए थे कि कौन कौन से अतिक्रमण है उनको पहले समझाइश करके उनको हटाया जाए और उसके बाद में ताकि उसका निरीक्षण करने के लिए। पहले जो खड्डे के उत्तर साइड में वो तो करीब 40 अतिक्रमण होंगे, 40-45, और जो खड्डे के दक्षिण दिशा में है इधर में भी है करीब 10 अतिक्रमण है। यातायात पुलिस ने शुक्रवार को टाउन वे जंक्शन में नाकाबंदी कर मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार 14 से 31 दिसंबर तक यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने टाउन वे जंक्शन में नाकाबंदी कर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चालकों के चालान काटे। यातायात पुलिस ने बताया कि परिवहन अधिनियम के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत अब तक टाउन वे जंक्शन में 100 से अधिक वाहन चालकों के चालान काटे गए। इसके अलावा दस्तावेजों के अभाव में करीब 20 वाहनों को सीज किया गया। परिवहन विभाग द्वारा चालान की राशि को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में पुलिस लगातार लोगों से समझाइश कर नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 14 से 31 दिसंबर तक चल रहे अभियान के तहत नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जाएंगे। साथ ही पुलिस कोरोना जागरूकता के लिए भी आमजन से समझाइश कर रही है। यातायात नियमों की पालना में पुलिस हेडक्वार्टर एवं श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार पूरे जिले में यातायात के संदर्भ में अभियान चलाया जा रहा है जो यातायात नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं। आज यातायात पुलिस द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में गंगानगर फाटक पर जो व्यक्ति दुपहिया वाहन चालक है यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो हेलमेट नहीं लगा रखा था, सवारी क्षमता से सवारी अधिक बिठा रखी थी और उनके खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें ताकि आप और आपका परिवार सेफ रहे। करीब आज 50 और 60 के बीच में अभी तक चालान किए गए हैं। शुक्रवार को निकली धूप से सर्दी से कुछ राहत मिली है। चिकित्सकों का कहना है कि धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। क्षेत्र में 2 दिन पहले अचानक बड़ी ठंड का असर शुक्रवार को भी जारी रहा। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सुबह आसमान में हल्का कोहरा छाया हुआ था तथा तेज सर्द हवाएं चल रही थी। शीतलहर का प्रकोप इतना तेज है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। तेज सर्द हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या देरी से आरंभ हुई। 10 बजे के बाद बाजारों में चहल पहल देखने को मिली। दोपहर होते होते सूर्य की तेज किरणें निकली जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, लेकिन सर्द हवाओं के कारण लोगों को गर्म ऊनी वस्त्र पहनकर घरों से निकलना पड़ा। बदलते मौसम के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही मौसमी
मौसमी बीमारियों के मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ठंड के कहर के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोगों ने अलाव ताप कर सर्दी से बचने का जतन किया। तापमान में आई गिरावट व बदलते मौसम के कारण मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शीतलहर के बीच सूर्य देवता राहत दिलाने का काम कर रहे हैं। ठंड में धूप ऑक्सीजन का काम कर रही है। धूप खिलने के साथ ही ठंड से कुछ राहत मिली है। बदलते मौसम के बारे में चिकित्सकों का कहना है कि धूप का सेवन शरीर को विटामिन डी उपलब्ध करवाता है, जिसे धूप विटामिन या सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जो फास्फोरस और कैल्शियम से भरपूर होने के कारण दांतों और हड्डियों को सुदृढ़ बनाने में सहायक रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने शरीर को प्रतिदिन धूप जरूर लगवाएं। चिकित्सकों के अनुसार सर्दी के मौसम में नियमित रूप से धूप का सेवन करते रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से शीतलहर चल रही है। अपने सारे राजस्थान के और एरिया के आसपास सब जिलों के अंदर सर्दी की मार बढ़ती जा रही है। इस सर्दी में विशेष तौर बच्चे और बुजुर्गों को बचाव रखना चाहिए। और इस सीजन में, सर्दी के सीजन में वायरस से संबंधित, सांस से संबंधित, हार्ट से संबंधित बीमारियां ज़्यादा होती है। तो हम लोगों को इन चीज़ों से बचाव रखने के अंदर अपना ध्यान रखें। और स्पेशली जो बुजुर्ग हैं वो सर्दी से एक्सपोज नहीं हो और बाहर नहीं निकले तो भी अपने आप को पूरा ढक के निकलें। और रात को सोते वक्त भी जब भी अपने को उठना हो, 45 साल से ऊपर के बुजुर्ग ये ध्यान रखें, बाथरूम के लिए भी उठें तो एकदम से नहीं उठे, 3 मिनट तक उठ के बैठते रहें और फिर जाके चलें। बॉडी को पहले वार्म अप करें थोड़ा सा, फिर हो खून गाढ़ा हो जाता है। अचानक से यदि अपने सर्दी को एक्सपोज होंगे तो हार्ट अटैक और ये लकवा संबंधित बीमारियाँ होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और बच्चों में भी ये ठंड के कारण से वायरस के और बैक्टीरिया संबंधित जो बीमारियाँ, निमोनिया वगैरह और खांसी वो सब ज़्यादा चल रहा है। इसलिए बच्चों को भी सर्दी से बचाएं। और धूप आए तो बच्चे और बुजुर्ग सब धूप में बैठें, इनसे भी अपने को काफ़ी फायदा होता है। और धूप में बैठने से सर्दी कम तो होगी, साथ में कुछ विटामिन है, विटामिन डी है, जैसे हड्डियों को, शरीर को, सबको इम्यूनिटी को मजबूत करता है, वो सब मिलता है धूप में बैठने से। तो हम लोग इस सीजन के अंदर सर्दी से बचाव करेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, एक घर के अंदर एक मेंबर बीमार हो जाता तो आगे जाके बीमारी, क्योंकि अपन पास रहते हैं, सोते हैं, तो वायरस संबंधित बीमारियाँ आगे जाके फैलती रहती हैं। इसलिए इस मौसम में अच्छा खाएं, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छी इम्यूनिटी जो बढ़ाने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए जो खाना होता है, दूध वगैरह, दही, पनीर, ये सब चीज़ें खाएं। और ड्राई फ्रूट्स है या हरी सब्जियाँ ये सब खाएं, जिससे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और बीमारियाँ कम घेरेंगी और हम लोग बचे रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।